बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मई है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे कल जो एजाज चौधरी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मिली है, उसके बाद एक डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या हवाओं का रुख बदल गया है या जजेस ने स्टैंड लिया है, जजेस डट गए हैं और उसकी वजह से ज़मानत मिली है। ये डिस्कशन क्यों छिड़ गई है? ये डिस्कशन इसलिए छिड़ गई है कि क्योंकि बेंच में एक तब्दीली हुई। पहले तो ये हुआ कि जस्टिस जाहिया खान साहब ने तमाम 9 मई के केसेस अपने पास लगाए और वो केसेस उन्होंने ना तो मंसूर अली शाह साहब के बेंच में लगाए, ना मुनीब अख्तर साहब के बेंच में लगाए, ना आयशा मलिक साहबा के बेंच में लगाए, ना अतर मिनल्ला साहब के बेंच में लगाए, ना शाहिद वहीद साहब के बेंच में लगाए, ना अकील अब्बासी साहब के बेंच में लगाए। उन जजेस के पास ये मैं अभी नए आने वाले जजेस की बात इसलिए नहीं कर रहा कि क्योंकि नए आने वाले जजेस अभी 4-6 माह में उनकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर होगी। गो कि अभी 2-3 जजेस ने बहुत ज़बरदस्त उनकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं, उनके फैसले भी हैं, लेकिन अभी हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते उन जजेस को बहुत ज़्यादा एक इस चीज़ का क्रेडिट देने के कि नहीं वो बिल्कुल अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जजेस नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट से आए हैं, तो इसलिए इन जजेस पर शकूक व शुबात बरकरार हैं। बारहा मैं इस बात की क्लैरिफिकेशन कर चुका हूँ कि अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते तो इन 6 में से 4 जजेस ने तो आना ही आना था। तो फिर भी थोड़ा सा एक है कि आगे चल के देखेंगे, अभी को बहुत ज़्यादा उनकी हम तारीफ़ जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, जो अच्छा फ़ैसला है उस फैसले की ज़रूर हम तारीफ़ करेंगे, लेकिन इन जजेस को अपने कंडक्ट से ये फ़ैसला करना होगा कि वो अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं और उनको इस बात की कोई इस बात का उनको नहीं है कि उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी क्योंकि अपने वोटों से लाई है तो वो कोई गारंटी नहीं देकर आए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके अलावा भी जजेस को ला सकते थे। अगर वो इनको लाए हैं, मेरिट पे इनको ही आना था, इन 6 में से 4 को आना था, 2 नहीं आ सकते थे मेरिट पे, लेकिन फिर भी बहरहाल आगे चल के देखेंगे। अब हुआ ये कि जैसा मैं आपको अर्ज़ किया कि जस्टिस जाहिया खान साहब ने 9 मई के सारे केसेस अपने सामने इसलिए लगाए कि वो शायद ये चाहते थे कि और ये समझते थे कि अगर किसी और बेंच के सामने लग गया ऐसे जजेस जो अपनी हलफ से वफा करने वाले हैं तो बड़ा सख्त कोई फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन के साथ आ सकता है और 9 मई के केसों में सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आ सकते हैं इन आज़ाद जजेस जिनके मैंने नाम लिए हैं उनके बेंच से कि बहुत मुश्किलात हो जाएंगी हुकूमत के लिए और इस निज़ाम के लिए। तो इसलिए उन्होंने सारे केस अपने सामने लगाकर और एक बड़ा अजीब सा भोंडा फैसला दिया कि 4 माह में आप ट्रायल मुकम्मल करें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि टोटल 90 दिन के अंदर अंदर 9 मई के चालान जमा होने थे 2023 में और अगस्त 2023 के एंड तक जो है 9 मई के तमाम केसों के कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए थे। उन्होंने एक बार भी ये सवाल नहीं उठाया कि ये फैसले क्यों नहीं हुए। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि कैसे आपने एक एक बंदे को 10-10 शहरों में 20-20 शहरों में FIRs में नामजद किया। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि इनमें से सैकड़ों हज़ारों लोग जो वहाँ पे थे ही नहीं उनको दहशतगर्दी के केसेस में कैसे मुलविस कर दिया। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि एक ज़मानत होती है, मतलब ये सारों का देख लेना, अली हमज़ा, सनम जावेद, इनका तैयबा राजा, ये खदीजा शाह, इनका और दर्जनों BCOं ऐसे PTI के पॉलिटिकल लोग हैं ये जिनका ये तो मैंने चंद ख़वातीन के नाम लिए हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो अभी तक अंदर हैं और सनम जावेद भी दोबारा गिरफ्तार हैं। तो यानी एक केस में वो रिहा होती हैं, दूसरी शहर की पुलिस आई खड़ी होती है। तो एक बार भी जस्टिस जाहिया खान ने यह सवाल नहीं उठाया कि हम पूरा पाकिस्तान जानता है कि क्या होता है, एक बार भी उन्होंने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने एक से ज़्यादा FIRs नहीं हो सकती इस पर सवाल नहीं उठाया। दहशतगर्दी की दफात कहाँ पे लग सकती हैं सवाल नहीं उठाया। कोई वो सवाल नहीं उठाया जो किसी भी एक आज़ाद जज को उठाना चाहिए था। उन्होंने सिंपल एक फैसला दिया कि 4 माह के अंदर अंदर जो है वो फैसला करें। अब 4 माह के अंदर अंदर मतलब एक बंदे के 10 शहरों में केसेस हैं, वो 10 के 10 जगहों पे कैसे जा सकता है, कैसे ट्रायल मुकम्मल हो सकता है, सैकड़ों गवाह हैं, हज़ारों मुल्ज़मान हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन मकसद वही है कि उन्होंने 4 माह का कह के और अपने सर से सारा बोझ उतार दिया कि नीचे की अदालतें जाने, PTI जाने, ये निज़ाम जाने, दें सजाएं। क्योंकि अब जाहिया अफरीदी साहब का मसला यह है कि जाहिया अफरीदी साहब इस निज़ाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने अभी नहीं बनना था, लेकिन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हुई, जैसे 26वीं आईनी तरमीम हुई वो पूरा पाकिस्तान जानता है तो वो बेनिफिशरी है, तो इसलिए उनको ये केस सुनने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि वो तो बरह रास्त इस 9 मई के बेनिफिशरी हैं। क्योंकि PTI के साथ जो कुछ हुआ है वो 9 मई की वजह से हुआ है और 9 मई ना होता तो आज जो है वो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते और जाहिया अफरीदी साहब ना होते। तो जाहिया अफरीदी साहब तो खुद बेनिफिशरी है 9 मई के, उनको 9 मई के केसेस सुनने ही नहीं चाहिए थे। खैर उन्होंने सुने, ये फैसला दे दिया। अब हुआ ये कि उनको जाना था बैरून मुल्क जाना था, तो उन्होंने
इमरान खान साहब और एजाज चौधरी साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, इनके केसेस जो है ना वो भेज दिए सबसे जूनियर बेंच में। सबसे जूनियर बेंच जो है वो यही था जिसकी हाशिम काकर साहब सरबराही कर रहे थे। और हाशिम काकर साहब के साथ ये कोर्ट रूम नंबर 7 में आई थिंक ये था, जिस दिन इमरान खान साहब वाले केस के दिन तो मैं गया था। तो सबसे जूनियर बेंच जो उस दिन अवेलेबल था उसके उस नेक्स्ट वीक में उसके सामने भेज दिया, जिसमें हाशिम काकर साहब थे, सलाउद्दीन पंवर साहब थे और इश्तियाक इब्राहिम साहब थे। अब जब उनके पास ये केसेस भेजे तो सवाल उठ गए कि भाई और 6 बेंच थे जिनके मैं नाम ले चुका हूँ कि बेंच 1 में मंसूर अली शाह साहब बैठे थे, कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान। बेंच 2 में मुनीब अख्तर साहब बैठे थे। बेंच 3 में आयशा मलिक साहबा बैठी थी। इसी तरह से शाहिद वहीद साहब तो बाहर खैर गए हुए थे उनके साथ, या खान साहब के साथ, और अतर मिनल्ला साहब वगैरह, ये सारे इनके सामने आप लगा दें, आपने इनके सामने नहीं लगाया। अब एक सबको ये था कि यार ये तो फैसला मुख्तलिफ देंगे, लेकिन खैर जब ये केसेस गए हाशिम काकर साहब की अदालत में तो उन्होंने सख्त इस पर मौक़िफ़ लिया जो एक अपने हलफ वफा करने वाले जज को लेना चाहिए था। और उन्होंने बड़ी सरजनिश की और उन्होंने इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद भी मुस्तरद की और उन्होंने एजाज चौधरी साहब वाले केस में भी सवालात उठाए और उमर सरफराज चीमा साहब वाले केस में भी सवालात उठाए। और बल्कि ये भी आपको बता दूं कि चले इस पे आ जाते हैं ना कि क्यों अब ये सवालात उठ रहे हैं कि ये कहीं हवाओं का रुख तो नहीं तब्दील हो रहा। ये जो इस वक्त नो डाउट कौम को यकजहती की ज़रूरत है और अल्लाह करे कि हवाओं का रुख बदल रहा हो, गो कि अभी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अब जो कल बेल दी है एजाज चौधरी साहब को वो उस बेंच ने दिया जिसकी सरबराही जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब कर रहे थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब के साथ थे हाशिम काकर साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब। अजय बेंच तब्दील हो गया था, पहले इसकी हाशिम काकर साहब सरबराही कर रहे थे, सलाउद्दीन पंवर साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब थे। अब जब नईम अख्तर अफगान साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और इन्होंने बेल दी है तो इस पर नून लीग के हामी बहुत ज़्यादा परेशान है। हामी क्यों परेशान है? परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो परेशान क्यों है? वो परेशान ये है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने बेल दी है। नईम अख्तर अफगान साहब के बारे में एक तासुर बन गया है बदकिस्मती से कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ग्रुप के थे और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और उनके बारे में एक परसेप्शन बन गई है कि वो इस निज़ाम, नून लीग, शरीफ ख़ानदान, पीपल्स पार्टी को जहाँ पे भी पॉलिटिकल उनके नैरेटिव को नुकसान हो सकता है वहाँ पर कोई ऐसा फैसला वो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। वो काजी फाइज ईसा के नक्शे कदम पर चलेंगे। ये उनके बारे में एक परसेप्शन बन गई है नईम अख्तर अफगान साहब के बारे में, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी जज के बारे में। अब उनके बारे में एक परसेप्शन बन गई, उसकी वजह यह है कि जो 12 जुलाई वाला फैसला था उसमें 2 जज थे, एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे और एक जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, जिन्होंने कहा कि एक सीट भी पीटीआई को नहीं देनी चाहिए। सारी की सारी पीटें जो हैं वो चोरों डाकुओं लुटेरों, जो मैंडेट के चोर डाकू लुटेरे हैं, वैसे वो करप्शन लूट मार में चोर डाकू लुटेरे हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं चोर डाकू लुटेरे। जिस तरह से उनको लाया गया वो पूरा पाकिस्तान जानता है, जैसे उनके केसेस खत्म करवाया गया पूरा पाकिस्तान जानता है। तो उन्होंने कहा इन चोरों डाकू लुटेरों को सारी सीटें दे दें। अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है उनका मैंडेट को कि 8 फरवरी को चोरी भी हो गया, लेकिन जो बचा खुचा मैंडेट था उसमें भी इनको कोई मखसूस नशिस्त उसके तनासब से ना दी जाए। तो ये है वो नईम अख्तर अफगान साहब। अब जब नईम अख्तर अफगान साहब ने कल एजाज चौधरी साहब को बेल दी है तो नून लीग परेशान है कि कहीं हवाओं का रुख तो नहीं बदल रहा, कहीं इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कहा नईम अख्तर अफगान साहब को कि आप एजाज चौधरी को बेल दे दें और अब हम चीज़ों को। अच्छा, नून लीग अब किस तरह से देख रही है? नून लीग कहती है अली हमजा गिरफ्तार हुई, रिहा हुई, किसी और केस में उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। भाई नहीं होना चाहिए था उसको, क्योंकि आपको पता है कि टाउट्स ये ट्वीट्स कर रहे थे कि अली हमजा 4-5-6 महीने बाहर नहीं आएगी, लेकिन अली हमजा साहबा आ गई और अच्छी बात है। फिर इसी तरह से सालार खान काकड़, जिन्होंने बहुत जुल्म जबर बर्बरियत उन्होंने बर्दाश्त की है और वो 6 माह बाद रिहा हुए हैं और बड़ी उन्होंने इमरान खान से वफा निभाई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सालार काकड़ के जो दोस्त हैं, मैं अब क्योंकि सबके नाम नहीं ले पाऊंगा इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा, और मैं आपको बताऊं जो उनके सालार काकड़ के दोस्त हैं, जिस तरह से उन्होंने पहरा दिया, मतलब चले 3 तो मैं नाम ले दे दूँ, एक अजीज़ साहब हैं, एक नूर साहब हैं, एक एहसन नियाज़ कितरान साहब हैं, इन्होंने और बहुत से उनके दोस्त, और फिर जिस तरह से फैसल मलिक साहब ने और राजा मतीन साहब ने उनके केसेस लड़े, बाकी और बहुत से उनके दोस्त हैं। अब डीजी खान से एक हैं पीटीआई के रहनुमा, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, एहसन नियाज़ कितरान के साथ उनसे भी मुलाकात हुई थी। अब ये तीनों ख़ास तौर पर, एक वो डीजी खान से जो हैं पीटीआई के वो, और एहसन नियाज़ कितरान, नूर और अजीज़ भाई, ये सारे ना हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन ये हमें मुसलसल ये कहते रहे कि आपने किसी व्लॉग में हमारा जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये मुकम्मल पहरा दे रहे थे, हर समात पे जा रहे थे, अपने बलूचिस्तान के कारकुनान को फैसिलिटेट कर रहे थे, और इनका ये था कि आप अगर हमारा जिक्र करेंगे तो हमें उठा लिया जाएगा। तो इन्होंने जितना 6 माह पहरा दिया है, कोई अपना
फैमिली मेंबर भी इस तरह से पैरा नहीं देता जैसे इन 3-4 ने और बाकी इनके साथ जो दोस्त थे उन्होंने सालार खान काकड़ के ऊपर पैरा दिया। और मैंने सालार काकड़ को कहा, मेरी कल बात हुई उनसे, मैंने उन्हें मुबारकबाद दी रिहाई की, और मैंने कहा आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे दोस्त मिले हैं जिन्होंने आप पे पैरा दिया। तो सालार काकड़ जो है वो रिहा हुए और किसी और केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये खुशाइंद है। इसी तरह से नून लीग तो इसमें भी परेशान है कि अलकादर केस, सजा मौतली केस जो है वो लग गया अगले हफ्ते, इस पर भी नून लीग परेशान है। तो नून लीग ना असल में मसला क्या होता है, जब आपको पता हो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, जब आपको पता हो कि आपको जबरदस्ती इस जगह पर बिठाया गया, जब आपको पता हो कि आप 17 सीटर पार्टी थे, जब पीपल्स पार्टी को पता है कि वो 27 सीटर पार्टी है, जब उनको पता है कि उनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया लेकिन उनको बिठा दिया गया, उनको मुसल्लत कर दिया गया, हर वक्त वो खौफ का शिकार रहते हैं कि कहीं हालात बदलने ना लग जाए। और इमरान खान का जो ट्वीट है उसमें सबसे ज्यादा 3 लोग परेशान हैं। एक ज़ाहिर है मोदी को एक हुआ कि मोदी तो ये आस लगाए बैठा था कि पाकिस्तान अंदरूनी तकसीम का शिकार है, पीटीआई इस निज़ाम के साथ नहीं खड़ी, पीटीआई इदारों के साथ नहीं खड़ी, लेकिन इमरान खान के ट्वीट के बाद एक यकजहती का पैगाम गया तो भारत के लिए धचका था, सरप्राइज था। दूसरा नून लीग के लिए परेशानी है कि यार ये क्या हुआ, इमरान खान ने इतना पॉजिटिव ट्वीट कर दिया और इदारों को पता भी चल गया कि मोदी के ट्वीट्स 40-47 हज़ार रीट्वीट्स हैं और इमरान खान के उर्दू और इंग्लिश का ट्वीट मिला के 36-37 हज़ार, गो के यहाँ पे बंद है, यहाँ पे ट्विटर बंद है। 36-37 हज़ार रीट्वीट्स इमरान खान के हो गए। वो 1.5 अरब का मुल्क है, ये 25 करोड़ का है। और फिर उधर तो उनका तो इशू है, वो तो लाइमलाइट में है, उनके तो रीट्वीट होने थे मोदी के, और उसका पहलगाम वाक़े के बाद पहला ट्वीट था, वो अंडरस्टूड है कि उस वक्त उनकी पूरी कौम के सेंटीमेंट्स थे, वो रीट्वीट होना था। लेकिन इमरान खान का 10 दिन बाद ट्वीट 36 हज़ार रीट्वीट हो रहा है। तो इसमें ये भी परेशानी है, इदारों को नजर आ रहा है कि इस वक्त कौन है जो ग्राउंड के ऊपर जिसकी सपोर्ट है, अवाम ने मैंडेट किसको दिया, नैरेटिव कौन पाकिस्तान के लिए बना सकता है, इंटरनेशनली आवाज़ किसकी है। तो नून लीग परेशान है। तीसरा आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सहाफ़ियों के जो बेचारे इररेलेवेंट हो गए हैं, जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई की वजह से जिनको टीवी चैनलों पे नौकरी दिलवाई गई है, जिनको सोशल मीडिया के ऊपर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उनको नौकरियाँ दिलवाई गई हैं, एक एक बंदे को 3-3 नौकरियाँ मिली हुई हैं, एक एक बंदे को। और अब पहले इनको 2-2, 3-3 नौकरियाँ मिली हुई थी, किसी को पीटीवी में रखवाया हुआ है तो किसी को प्राइवेट चैनल्स पर रखवाया हुआ है, साथ उनको डिजिटल मीडिया के 2-2 जगहों पर उनको नौकरियाँ मिली हुई हैं। और साथ अब सारे वो अपने ज़ाती भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहा है तो कोई 2 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहा है, किसी के लिए पॉडकास्ट के सेटअप लग रहे हैं तो किसी को किस नाम पे पैसा मिल रहा है। उनको परेशानी यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बर्फ़ पिघलती है और चीज़ें बेहतर होती हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को इसको तस्लीम करती है कि नैरेटिव इमरान खान बना सकता है, पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, इंटरनेशनली आवाज़ इमरान खान की मौसर है और इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, नफरतें कम होनी चाहिए, एक टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। तो उनको ये परेशानी है कि हमारे तो सारे प्रोजेक्ट इस बात पे खड़े हुए हैं कि हमें तो सारा पैसा इस चीज़ का मिलता है कि हमने रोज़ाना एक व्लॉग कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, हमने रोज़ाना इमरान खान को गालियाँ देनी है, हमने रोज़ाना बुशरा बीबी को गालियाँ देनी है, हमने रोज़ाना पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। गो के मैं कभी कभी ये कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट अगर सिर्फ एक रिसर्च कर ले कि कितने लोग उन्होंने 9 मई के बाद या रिजीम चेंज के बाद उन्होंने कितने लोगों को हायर किया, कितने 100 लोगों को हायर किया, कितने उन्होंने डिजिटल मीडिया के सेटअप्स बनाए, कितने उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, कितने हज़ार व्लॉग्स हुए, कितने लाख ट्वीट्स हुए, लाखों में ट्वीट्स हुए इमरान खान के खिलाफ। तो क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या बढ़ी है? इमरान खान का वोट बैंक कम हुआ है या बढ़ा है? देखें, ये नहीं, ये जो बात होती है ना कि आप नैरेटिव पैसे दे के बना सकते, नहीं बना सकते अगर नैरेटिव में जान ना हो। नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए नैरेटिव बनाने के लिए आप अरबों खरबों लगा दें, आप नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये बात जानते हैं कि ये चोर डाकू और लुटेरे हैं। पाकिस्तान के लोग जानते हैं, आप नहीं बना सकते इनके लिए नैरेटिव। पाकिस्तान के लोग जाहिल नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, उनको पता है चीज़ों का, आप नहीं इनके लिए नैरेटिव बना सकते। अब वो टोट्स बहुत परेशान है, वो सहाफ़ी जिनको टीवी चैनल्स पे बिठाया गया, वो एंकर्स वो जिनको टीवी चैनल्स पे बिठाया गया, जिनको भारी भरकम तनख्वाहें, सिर्फ इस बात की आप मैं तो इसलिए जिक्र नहीं करता कि ये ना हो कि हमको जेलस हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें और दे, अल्लाह ताला करे कि इनको 5-5 प्रोजेक्ट्स मिल जाए। मैं इसलिए कभी आप सुन लेना कि इनमें से एक एक को टीवी चैनलों पे कितनी तनख्वाहों पे रखवाया गया है, 40-40, 50-50 लाख रुपए के ऊपर पर मंथ के ऊपर इनको रखवाया गया। और क्वालिफिकेशन क्या थी? सिर्फ एक थी कि उधर से रखवाया गया, और चैनल की मजबूरी 2 थी। एक ये है कि उन्होंने एड्स लेने थे, इदारों के साथ अपने मामला ठीक कर रहे थे और आगे चीज़ें बढ़ानी थी, उन्होंने 40-50 लाख रुपए के ऊपर चैनलों ने इनको रखा है। मैं आपको एक बताऊँ, एक बंदा है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो इतना मकरूह किरदार है, वो इतना गलीज और गंदा किरदार है, मतलब चाहे आप प्रो PMLN क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा से भी बाशऊर हैं, थोड़े से आप तहजीब
से आपका तल्लुक है, अखलाकियात से आपका तल्लुक है, तो आप उसे दुआ सलाम नहीं रख सकते। उसको 3 जगहों पे नौकरी दिलवाई हुई है, अब एक प्राइवेट चैनल पे वो बैठा हुआ है। मैंने उस प्राइवेट चैनल वालों से, वहाँ हमारे एक दोस्त होते हैं, मैंने कहा यार को खुदा का खौफ करो, मतलब ठीक है तुम प्रो पीएमएलएन बंदे रखो, प्रो एस्टेब्लिशमेंट बंदे रखो, प्रो पीएमएलएन प्रो एस्टेब्लिशमेंट बहुत सेंसिबल बंदे मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त और अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक है उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो समझते हैं कि उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है और उन्होंने पैसा कमाना है, ठीक है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, प्रो पीएमएलएन है, या कोई अगर दिल से प्रो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा जो निज़ाम है उसमें है, प्रो पीएमएलएन है, उसको वो ठीक है। ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं, तो इसको क्यों बिठाए हुए? उन्होंने कहा जी सिर्फ मरियम नवाज से मामला ठीक करने के लिए उसको जो है वो चैनल हमारे ने रखा हुआ है कि किसी तरह से मरियम नवाज से हमारे जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएं और हमें ऐड भी मिल जाए और हमारे कुछ पंजाब में कुछ काम है तो वो हो जाए। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं ना, इसलिए तो अब वो ये ऐसे सारे जो मकरू किरदार हैं वो बहुत परेशान नज़र आते हैं। हालांकि देखें इमरान खान के ट्वीट के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपने मेरे को व्लॉग्स में एक बार भी मेरे व्लॉग में सुना होगा कि मैंने कहा हो कि बहुत ज़्यादा अटैक किया हो कि नून लीग में कि नवाज शरीफ क्यों खामोश हैं, मरीम क्यों खामोश है, फ़लाँ क्यों खामोश है, ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दे दिया, इंटरनेशनल मीडिया पे फ़लाने ने ये बयान दिया। मैंने इस पर बात नहीं की। मैं दिली तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा टाइम है ये यकजहती का टाइम है, लोगों को नफरतें कम करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, पाकिस्तान को आगे ले जाने का टाइम है। इस वक्त जो भारत और पाकिस्तान की कशीदगी, और मैं क्योंकि इंटरनेट उनका मीडिया देख रहा हूँ, उनके सेंसिबल लोगों को भी सुन रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि चीज़ें बहुत टेंस हैं। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि नहीं ये जंग नहीं होगी और ये एक पॉलिटिकल दोनों साइडों पे, ऐसा नहीं है, चीज़ें हैं टेंस और खुदा न खास्ता हो सकता है अटैक, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यकजहती होनी चाहिए और पाकिस्तान में नफरतें कम होनी चाहिए। तो अगर तो ये जो ज़मानतें एजाज चौधरी साहब की हुई है, अगर तो ये कहीं पे ये सोच पाई जाती है कि बस बहुत हो गया, 2 साल रगड़ा दे लिया है और पाकिस्तान को खास तौर पे इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, इमरान खान ने जिस तरह का ट्वीट किया उसके बाद चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छी सोच है। और ये सोच इसलिए आई है लोगों में है कि ये को हवाओं का रुख शायद बदल रहा है। अभी मैं ये नहीं समझता कि हवाओं का रुख बदल रहा है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि हवाओं का रुख बदले और बातचीत के ज़रिए चीज़ें आगे बढ़ें, हालात नॉर्मलाइज हों, पाकिस्तान चले, इकॉनमी चले। किसान बर्बाद हो गया, ताजर बर्बाद हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो गया, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया, गरीब से गरीब तार हो गया, मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। अल्लाह करे चीज़ें आगे बढ़ें। तो ये बात इसलिए शुरू हुई क्योंकि एजाज चौधरी साहब को जमानत देने वाले बेंच की सरबराही जो है वो नईम अख्तर अफगान साहब के पास ही। अच्छा, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने शहर इक़्तिदार में साद रसूल साहब के साथ दिया है। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि इस बेंच में इश्तियाक इब्राहिम साहब और हाशिम काकर साहब बैठे थे। अगर नईम अख्तर अफगान साहब बेल ना भी देते तो वो दो दे देते तो 2 1 से हो जाता, तो ये भी बड़ा मसला हो जाता। तो लिहाजा ये बात चल रही है और अल्लाह करे पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो कोई पाकिस्तान पर रहम करे, कोई आज़ादाना फैसले दें जिससे लोगों की कोई अदालतों पर एतमाद बनना शुरू हो। अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और इतना ख़त्म हो गया कि पंजाब में एक दिन में 5 कत्ल हुए, 2 गुजरांवाले की एक अदालत में हुए, 3 मियांवाली में हुए, हालांकि केस भी चल रहा था। तो 5 कत्ल एक दिन में पंजाब में क्यों हुए? लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, लोग इस वक्त केसेस दायर नहीं कर रहे अदालतों में, लोगों का अदालतों पर एतमाद ज़ीरो हो गया। इस एतमाद को बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान की अदालतों पर लोगों का एतमाद नहीं होगा, लोग कानून हाथ में लेंगे और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीज़ें थी। बहरहाल मैं नाम शुरू में नहीं ले सका, मियां अली इशफाक साहब और मुइज़ तारिक साहब ये इनके केसेस लड़े थे एजाज चौधरी साहब के, और अब एजाज चौधरी साहब की जो बेल की का फैसला है इसकी बुनियाद पर अब चांसेस हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, मियां महमूद रशीद साहब हों, उनकी भी ज़मानतें इंशाल्लाह हो जाएंगी। और साथ ही आगे अभी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला भी आने वाला है, वो भी अब देखें ना, उसके ऊपर भी बात ये हो रही है कि फैसला कहीं और नहीं हो पा रहा कि हमने क्या फैसला देना है, इसलिए अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो डिले कर रहे हैं। ये जब अदालतों के बारे में परसेप्शन होगी तो कौन अदालतों का रुख करेगा? तो ये सूरत हाल है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि मेरी दुआ है कि अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हों, पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हों, और अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है मैंडेट उनको दिया जाए। जो चोर डाकू लुटेरे हैं जिनको ज़बरदस्ती मुसलत कर दिया गया है, जो डिलीवर नहीं कर सके, जो नैरेटिव पाकिस्तान के लिए नहीं बना सकते, जिन पे पाकिस्तान के लोग एतमाद नहीं करते, जिनसे नफरत है पाकिस्तान के लोगों को, ये चेहरे जब तक रहेंगे तो मुल्क के अंदर कैसे सियासी तौर पर इस्तेहकाम जो है वो आ सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।